हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पुनीत पांडे, योर फैकल्टी ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। बच्चों, आज हम लोग यूपीएससी 2019 का जो पेपर है उसमें इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के जो सवाल पूछे गए थे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। तो यहाँ चार नेशनल पार्क्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। चार ऑप्शन है आपके पास। पहला है मानस नेशनल पार्क, दूसरा है नामदापा, तीसरा है न्योरा वैली और चौथा है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन है। पहले इनकी लोकेशन देख ली जाए। तो जो आपका सबसे पहले जो आपका नेशनल पार्क, अगर हम लोग वेस्ट बंगाल से अगर आप जाएं असम की तरफ, ठीक है, तो सबसे पहले जो नेशनल पार्क पड़ेगा आपका दैट इज न्योरा वैली नेशनल पार्क। ये कहां पर है? ये है आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है, दार्जिलिंग के पास पड़ता है। और ये जो आपका नेशनल पार्क पड़ेगा दैट इज वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल से आप अगर बढ़ेंगे किधर की तरफ, सिक्किम की तरफ, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर गंगटोक के ठीक नीचे ये आपका यहाँ पर ये नेशनल पार्क पड़ेगा और दैट इज न्योरा वैली नेशनल पार्क। तो ये वेस्ट बंगाल में। दूसरा, वेस्ट बंगाल से जब आगे आप जाते हैं तो एक दूसरा स्टेट पड़ेगा दैट इज नोन एज आसाम। और आसाम में जो नेशनल पार्क है दैट इज द मानस नेशनल पार्क। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं वेस्ट बंगाल से वी आर गोइंग टूवर्ड्स सिक्किम, ठीक है, असम। और असम की तरफ बढ़ेंगे तो इस पॉइंट पे भूटान और मेघालय के बीच में ये आसाम है। और इस पॉइंट पर आपका ये दैट इज ये मानस नेशनल पार्क है। ये मानस है, एम से मानस, मानस नेशनल पार्क। और फिर अरुणाचल प्रदेश तक जब हम लोग पहुंचते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में आपका पड़ेगा दैट इज द नामदाफा नेशनल पार्क। ये तीसरा नेशनल पार्क जो है दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो चलो चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में दैट इज नामदाफा नेशनल पार्क। दिस इज द पॉइंट, म्यांमार अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर। और ये जो ये टिप निकली हुई है नागालैंड के पास, ये टिप है। और दिस इज द थर्ड नेशनल पार्क दैट इज नामदाफा नेशनल पार्क। तो ये तीन नेशनल पार्क बेसिकली आपके नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में है, जिसमें से एक वेस्ट बंगाल में आपका पड़ जाता है, दूसरा मानस आपका आसाम में पड़ जाता है और तीसरा आपका नामदाफा दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश। चौथा है वैली ऑफ फ्लावर। और वैली ऑफ फ्लावर आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में इस पॉइंट पर नंदा देवी पीक के पास लगभग, और बद्रीनाथ से करीब करीब ये पड़ता है 25 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। और इसका नाम है वैली ऑफ फ्लावर। ये चार नेशनल पार्क आपके पूछे गए हैं और इनमें से पूछा गया कि टेम्परेट अल्पाइन जोन में कौन सा है। तो टेम्परेट अल्पाइन जोन कहाँ होगा? समुद्र तल के पास होगा, ऊंचाई पर होगा। तो ये बेसिकली पहाड़ों में होगा, बहुत ज्यादा ऊंचे पहाड़ों पर होगा। और जैसे कि हमने आप लोगों को देखा कि उत्तराखंड में पहाड़ है नंदा देवी पीक के पास। बद्रीनाथ से अगर आप बात करते हैं बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ से 25 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, आप पहले पहुंचेंगे और फिर यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए ऊंचाई पर जाएंगे, वहां पर आपको मिलेगी वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो काफी ज्यादा ऊंचाई पर है और वैली ऑफ फ्लावर दैट इज इट इज सिचुएटेड इन टेम्परेट अल्पाइन जोन, ठीक है। तो इनमें मानस जो है वो आपका आसाम में ये बहुत नीचे स्थित है। नामदाफा भी ऐसी जगह पे नहीं आता, न्योरा वैली भी नहीं आता है। वैली ऑफ फ्लावर जो ये फूलों की घाटी का नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में है। और ये जो नेशनल पार्क है ये बेसिकली आपका टेम्परेट अल्पाइन जोन में स्थित है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशियाटिक लॉयन नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा है डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। दो कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है वन हॉर्न राइनोसॉरस, एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में मिलता है। तो तीन स्टेटमेंट है और इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो चलो देख लेते पहले तीनों को। तो दैट इज एशियाटिक लॉयन और ये है सिंगल हॉर्न राइनो, एक सींग वाला गैंडा। और ये रहा आपका डबल हम्प्ड कैमल और दो कुबड़ वाला ऊंट। तो पहले बात कर लेते हैं दो कुबड़ वाले ऊंट की। डबल हॉर्न राइनो तो ये कहाँ पाया जाता है? ये इंडिया में पाया जाता है। इंडिया में लद्दाख साइड पाया जाएगा और इसके साथ ये मिडिल ईस्ट, ठीक है, मिडिल ईस्ट नहीं, ये सेंट्रल एशिया,
सेंट्रल एशिया में तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान वहां पर भी ये पाया जाता है। तो यानी कि इंडिया के अतिरिक्त अन्य देशों में भी मिलता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा है सिंगल हॉर्न राइनो, ये क्या केवल भारत में पाया जाता है? तो भारत में ये मिलता है आसाम में और लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट के दुधवा नेशनल पार्क में, इन दो जगहों पर पाया जाता है। साथ ही साथ इंडिया के साथ साथ ये जो सिंगल हॉर्न राइनो है ये नेपाल में भी मिलता है। ठीक है, तो ये भारत के अतिरिक्त नेपाल में भी पाया जाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरे ऑप्शन पे मूव करते हैं, दैट इज एशियाटिक लॉयन, और ये जो एशियाई शेर है, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? ये गुजरात में पाया जाता है, गिर नेशनल पार्क फॉरेस्ट। तो गिर नेशनल पार्क जो पार्क है वहां पर भी पूरे एशिया में या पूरे विश्व में जो एशियाटिक लॉयन है, ध्यान दीजिए, लॉयन नहीं पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है? एशियाटिक लॉयन या एशिया का जो शेर है, एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से केवल भारत में मिलता है। किस जगह पे? गिर नेशनल पार्क में, और ये कहां पर है? दैट इज गुजरात। बाकी के जीव जो हैं वो भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में मिलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वन ओनली, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सम स्पीशीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोरस, कछुओं, जिसे हिंदी में कहा है समुद्री कच्छप। समुद्री कच्छप का मतलब है तो कछुआ। तो समुद्री जो कछुओं की कुछ जातियां हर्बीवोरस यानी शाकाहारी होती हैं, शाक भक्षी होती हैं। ठीक है। दूसरा है सम स्पीशीज ऑफ फिशेज आर हर्बीवोरस, कुछ जो फिशेज है, मछलियां हैं, वो भी शाकाहारी होती हैं। सम स्पीशीज ऑफ मैरीन मैमल्स, तो समुद्री स्तनपाई जीव वो हर्बीवोरस होते हैं। और सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर विविपेरस। तो देखिए दो शब्द आते हैं, एक का नाम होता है ओवीपेरस, ठीक है, वन इज नोन एज ओवीपेरस, ऐसे जीव जो कि अंडे देते हैं। ठीक है, जैसे कि HEN, हैन मतलब मुर्गी, अंडे देने वाला जीव, इसको कहते हैं अंडयुजी या ओवीपेरस। और दूसरा जीव होता है जिसको हम कहते हैं विविपेरस, ठीक है, दैट इज नोन एज विविपेरस, यानी कि हिंदी में नाम होता है जरायुजी, दैट इज जरायुजी। तो दो तरह के जीव होते हैं, अंडे देने वाले जीवों को ओवीपेरस कहते हैं और बच्चे देने वाले जीवों को विविपेरस कहते हैं, जैसे कि ह्यूमन यानी कि इंसान ओवीपेरस है या विविपेरस है, तो इंसान विविपेरस है। और कह रहा है सम स्पीशीज ऑफ स्नेक आर विविपेरस। तो ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट इन्होंने दिया। सभी लोग जाते हैं कि जो सांप है केवल और केवल अंडे देते हैं, लेकिन सांपों की एक प्रजाति होती है जिसको हम कहते हैं वाइपर। ठीक है, कौन सा स्नेक है? वाइपर स्नेक। वाइपर स्नेक अंडे नहीं देते हैं और ये सीधे बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, और इसको क्लास में बताया गया है आप लोगों को कि वाइपर जो है वो अंडे नहीं देते, क्या देते हैं? सीधे बच्चे पैदा करते हैं। तो चलो चारों स्टेटमेंट में देख लेते हैं। तो जो टर्टल्स होते हैं, नॉर्मली जो टर्टल यानी कि कछुए होते हैं वो शाकाहारी ही होते हैं, तो जाहिर सी बात है पहला स्टेटमेंट सही है। मछलियां दो प्रकार की होती, पिराना जैसी मछलियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं? वो मांसाहारी होती हैं, जबकि पिराना और शार्क जैसी मछलियां मांसाहारी, जबकि रोहू जैसी मछलियां जो है शाकाहारी होती है। तो ये भी सही है कि कुछ मछलियों की जातियां जो है वो शाकाहारी होती है, सही है। मैरीन एनिमल्स में सवाल यूपीएससी बहुत बार पूछ चुका है, मैरीन एनिमल में इनका बड़ा फेवरेट है। और खासकर मैरीन एनिमल में एक मैरीन एनिमल है जो कि जिसका नाम है डुगोंग, और डुगोंग जो है ये इसको साधारण भाषा में कहते हैं सी काऊ, समुद्र की गाय। इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट में पाया जाता है, और ये समुद्र के अंदर की जो तलछट है, जो तली है, उसमें मौजूद जो घास है उसको खाता है। ठीक है, तो यानी कि ये भी शाकाहारी। तो कुछ मैरीन एनिमल्स भी हर्बीवोरस होते, कहने का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों के चारों स्टेटमेंट जो है वो आपके सही है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। ये तीन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स दे रखे हैं, ब्लू फिल्ड मशीर, इरावदी की डॉल्फिन और रस्टी स्पॉटेड कैट, और ये कहाँ पे नेचुरली या प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन जगहों का नाम है। तो ब्लू फिल्ड मशीर क्या ये कावेरी नदी में पाई जाती है, इरावदी की डॉल्फिन चंबल नदी में, और रस्टी स्पॉटेड कैट ये ईस्टर्न घाट पे। तो चलो देखते हैं ये लोग कैसे दिखते हैं। तो ये रही आपकी, दैट इज नोन एज, इसको हम कहते हैं ब्लू फिल्ड मशीर, और ये कहाँ पाई जाती है? ये कावेरी नदी में पाई जाती है। ठीक है, साउथ इंडिया में नदी है जिसका नाम है कावेरी, कावेरी रिवर में पाई जाती है। ये आपकी जो दूसरी चीज है दैट इज नोन एज रस्टी स्पॉटेड कैट, और ये आपकी पाई जाती है ईस्टर्न घाट पे। ठीक है, तो मतलब दोनों के दोनों जो ऑप्शन है वो आपके सही हैं। ब्लू फिल्ड मशीर कहाँ पाई जाती है? दैट इज फाउंड इन कावेरी रिवर, सही है। और रस्टी स्पॉटेड कैट कहाँ पाई जाती है? ये ईस्टर्न घाट पे। तीसरा देखते हैं, इरावदी डॉल्फिन, इरावदी की डॉल्फिन। तो इरावदी इस नाम से कोई नदी इंडिया में बहती ही नहीं है। ठीक है,
तो जाहिर सी बात है इरावदी नदी डॉल्फिन जो है ये नदी के नाम पर है इरावदी, या मेकॉन्ग डॉल्फिन भी कहते हैं, और ये चंबल नदी में नहीं पाई जाती। तो चलो देखते हैं इंडिया में कहाँ पाई जाती। दिखने में कैसा है ये, पहली बात तो ये मछली नहीं, ये क्या है, दैट इज अ मैमल, स्तनधारी है, ठीक है। और ये इरावदी डॉल्फिन है, और ये बेसिकली इंडिया में कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है चिल्का झील। भारत की कैसी झील है ये, दैट इज चिल्का लेक, और चिल्का लेक उड़ीसा में मौजूद है, और वहां पर जो है ये इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। नॉर्मली ये कहाँ पे है, इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट से शुरू होती है, म्यांमार यानी कि बर्मा जाते हैं, थाईलैंड और मलेशिया, उसके बाद पूरा का पूरा इंडोनेशिया, इस पूरे के पूरे एरिया में ये इरावदी डॉल्फिन कितने एरिया में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ नीचे है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, वहां नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इरावदी डॉल्फिन जो है भारत के कौन से कोस्ट पे पाई जाती है, ये केवल ईस्टर्न कोस्ट पे पाई जाती है, वेस्टर्न कोस्ट पे नहीं पाई जाती है। और चंबल नदी कहाँ, ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में इस जगह पर आपकी चंबल नदी में पाया है, वहां पर ये डॉल्फिन नहीं मिलती हैं। तो जाहिर सी बात है आपका जो ये सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो जाता है, ये चंबल नदी में नहीं, हाँ उड़ीसा की चिल्का लेक में पाई जाती है। 1 and 3 आर करेक्ट while 2 इज नॉट। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 and 3 ओनली, ठीक है। तो ये आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसको हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था, वाई इज देयर अ ग्रेट कंसर्न अबाउट माइक्रोबीट्स दैट आर रिलीज्ड इनटू एनवायरनमेंट। तो सूक्ष्म कणिकाओं प्लास्टिक्स की जो माइक्रोबीट्स है या माइक्रोप्लास्टिक्स भी कहा जाता है इनको, इनके विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है पर्यावरण। दे आर कंसिडर हार्मफुल फॉर मैरीन इकोसिस्टम, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है उनके लिए हानिकारक माने जाते हैं। प्लास्टिक के पार्टिकल्स होते हैं, इनके बारे में बात पूछी जा रही है। और दूसरा है दे आर कंसिडर टू कॉज स्किन कैंसर इन चिल्ड्रेन, बच्चों में स्किन कैंसर कॉज करते हैं। दे आर टू स्मॉल टू बी एब्जॉर्ब बाय क्रॉप प्लांट इन इरिगेटेड फील्ड, ये इतनी छोटी होती है कि सिंचित क्षेत्रों में फसलों के द्वारा अवशोषित हो जाती है, ठीक है, हो जाती है। दे आर ऑफन फाउंड टू यूज एज अ फूड एडल्ट्रेंट, तो इनका प्रयोग खाद्य पदार्थों में मिलावट के तौर पे किया जाता है। तो देखिए ऐसा होता है कि जो माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं, माइक्रोप्लास्टिक मेनली कहाँ पाए जाते हैं, ये समुद्र के अंदर ये माइक्रोप्लास्टिक्स पहुंच गए हैं, और समुद्र के जरिए जो है ये इनको माइक्रोप्लास्टिक दिखने में अंडों जैसे लगते हैं या महीन छोटे अंडों जैसे दिखते हैं, और इनको मछलियों और बाकी के जीव जो समुद्र में जो टर्टल्स वगैरह हैं या कछुए, जितने भी समुद्र के जीव होते हैं वो इनको अंडे समझकर इनको खा लेते हैं, और ये क्या करते हैं, इनके पेट में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा बड़ी संख्या में जो है इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो ये चार में पहली बात अगर देखें तो ये इनकी वजह से बच्चों में स्किन कैंसर तो नहीं होता है, और ये पौधों के द्वारा अवशोषित भी नहीं किए जाते हैं। इनका प्रयोग फूड एडल्ट्रेंट के तौर पे फिलहाल तो नहीं किया जाता है, और करना मुश्किल भी है क्योंकि बहुत हल्के होते हैं। हाँ, इनका प्रयोग कहाँ होता है, इनकी वजह से क्या नुकसान आ रहा है, दैट इज दीज आर कंसिडर हार्मफुल फॉर मैरीन इकोसिस्टम, तो समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ये हानिकारक होते हैं, समुद्र के जीव वगैरह इसको खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रिसेंटली there was growing awareness in our country about the importance of Himalayan nettle Giardiana diversifolia because it is found to sustainable source of। तो हाल ही में हिमालयी बिच्छू बूटी के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी, क्योंकि यह पाया गया इसके अंदर क्या खास बात है, इट्स एंटी मलेरियल ड्रग, बायोडीजल, पल्प फॉर पेपर इंडस्ट्री, कागज उद्योग के लिए लुगदी, और टेक्सटाइल फाइबर यानी कि वस्त्र बनाने के लिए फाइबर। तो जिसका सही जवाब है ये जो पौधा है, इससे हम इसमें से क्या प्राप्त होते हैं, इससे हमें प्राप्त होते हैं फाइबर, ठीक है। जैसे कपास से फाइबर मिलता है वैसे ही इससे भी धागे मिलते हैं, फाइबर मिलते हैं, और जिनसे आप क्या बना सकते हैं, जिससे आप टेक्सटाइल यानी कि आप कपड़े बना सकते हैं। तो इसका सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट। तो मीथेन हाइड्रेट के डिपॉजिट्स के बारे में सवाल पूछा गया, मीथेन हाइड्रेट्स क्या होते हैं, और इनके ऊपर तीन ऑप्शन दिए गए हैं, तीन स्टेटमेंट्स हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट। तो मीथेन हाइड्रेट नाम के डिपॉजिट्स हैं, उनसे ग्लोबल वार्मिंग क्या है, का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर या तापमान बढ़ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं मीथेन हाइड्रेट होता क्या, तो उसको समझ लेते तो हमें थोड़ा आसानी हो जाएगी। मीथेन हाइड्रेट बेसिकली
कहाँ बनेंगे, समुद्र की गहराई में बनते हैं, ये दैट इज समुद्र, और समुद्र के अंदर जो है बहुत ज्यादा गहराई डिस्टेंस है, तो ये समुद्र के अंदर आप चले जाइए, और डेप्थ यानी कि गहराई क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, जब गहराई बढ़ेगी तो गहराई में आने से प्रेशर, दबाव क्या होता है, बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, और अगर ये समंदर कहाँ का है, ध्यान दीजिएगा, ये समंदर कहाँ का है, दो तरह के पोल्स हैं, एक पोल है नॉर्थ पोल, दूसरा पोल है साउथ पोल, और हमें पता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही जगह टेम्परेचर क्या है, कम है। तो खासकर आर्कटिक एरिया में यानी कि नॉर्थ पोल वाले एरिया में, तो ये समंदर कहाँ का है, नॉर्थ पोल का समंदर है, और जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी समंदर की गहराई में प्रेशर यानी कि दबाव क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन एरिया कौन सा है, नॉर्थ पोल का है, जहां पे तापमान क्या होता है, कम होता है, तो यहाँ तापमान कम है। ध्यान दीजिए, दो कंडीशन होनी चाहिए, पहला प्रेशर बहुत ज्यादा होना चाहिए और दूसरा टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि एक गैस होती है जिसको हम कहते हैं मेथेन, मेथेन गैस है या गोबर गैस है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर मेथेन गैस के चारों तरफ पानी के क्रिस्टल डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, पानी के अंदर मेथेन गैस ट्रैप हो जाती है, पानी कह सकते हैं या बर्फ, आप ऐसे साधारणतः तरीके से समझिए कि बर्फ के अंदर मेथेन गैस जो है वो फंस जाती है, ट्रैप कर जाती है, और इस मेथेन और बर्फ के जो एमलगमेशन को हम कहते हैं दैट इज नोन एज मीथेन हाइड्रेट। क्या कहते हैं, मेथेन हाइड्रेट। किस एरिया में बनेगा, तो हमें समझ में आ रहा है मेथेन हाइड्रेट नॉर्मली कहां बनेंगे, आर्कटिक एरिया के यानी कि नॉर्थ पोल साइड के समुद्र में इसका फॉर्मेशन बड़ी ही आसानी से होता है। अब अगर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अंदर की जो बर्फ है पिघलेगी, और पिघलेगी तो मेथेन क्या होगी, मेथेन गैस उसके अंदर से रिलीज हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है पहला ऑप्शन जो है हमारा, द फर्स्ट ऑप्शन दैट द ग्लोबल वार्मिंग might trigger the release of methane gas from these deposit, वो आपका सही जवाब हो जाता है। तो ये सही जवाब है। दूसरा है the large deposit of methane hydrate are found in Arctic tundra and under the sea floor। तो जाहिर सी बात है वही चीज जहां पर टेम्परेचर क्या हो, कम हो, प्रेशर क्या हो, ज्यादा हो, ऐसी एरिया, ऐसी कंडीशन कहां पर पाई जाएगी, आर्कटिक टुंड्रा में, परमाफ्रॉस्ट के नीचे जो वहां पर जमी हुई मिट्टी है, और सी फ्लोर यानी कि समंदर के नीचे इनका फॉर्मेशन होता। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ डिकेड और टू। तो देखिए ऐसा है कि मीथेन जो है, मीथेन जब गैस रिलीज होती है तो ऑक्सीजन के साथ ये क्रिया करती है, और कुछ सालों में, लगभग 10 से 20 सालों में ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। तो तीसरा ऑप्शन भी आपका सही है। इसका मतलब ये जो सवाल है इसका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों के तीनों ही सही है। ठीक है, तो द राइट आंसर इज 1, 2 एंड 3 ऑल, दैट इज ऑप्शन डी। और चलो देख लेते हैं मीथेन हाइड्रेट दिखता कैसा। तो दिखने में आपका मीथेन हाइड्रेट कैसा ये दिखाई पड़ रहा है आपको, दिस इज द मीथेन हाइड्रेट। कैसा दिखाई पड़ता है, बिल्कुल बर्फ की तरह, नॉर्मल बर्फ की तरह दिखाई पड़ता है। इसको समंदर के अंदर से निकाला गया है, सरफेस पे नहीं होता, ये समंदर के अंदर से निकाला गया। इसके लिए प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर जो समुद्र की तली में मिलेगा, और टेम्परेचर होना चाहिए लो, जिसकी वजह से बर्फ जम सके। अगर इसको जलाया जाए, क्योंकि इसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई है, मेथेन गैस भरी हुई है, तो ये गोबर गैस की तरह ये क्या करना शुरू होता है, बर्न या जलना शुरू करता है। और तीसरी चीज जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये अगर बीच में देखिए तो ये कौन सा ब्लैक कलर से दिख रहा है, ये है कार्बन, और कार्बन के साथ ये ग्रीन कलर से आपको दिखाई पड़ रहा है 1, 2, 3 और 4 क्या है, हाइड्रोजन, और CH4 ये क्या चीज होती है, दैट इज मेथेन। कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये फॉर चौथा हाइड्रोजन, ये क्या चीज है, मेथेन। और मेथेन गैस किसके अंदर फंस गई है, बर्फ के क्रिस्टल के अंदर। ये रेड कलर से जो चीज दिखाई पड़ रही है दैट इज हाइड्रोजन, दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है, H2O, और ये है ऑक्सीजन गैस, रेड कलर से आपको दिखाई पड़ रही है, दैट इज ऑक्सीजन, और ये क्या है व्हाइट कलर से, हाइड्रोजन, और ये क्या हाइड्रोजन, ये रहा एक H2O पानी का मॉलिक्यूल। इस तरह के कई सारे पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक गए हैं और इन्होंने बना लिया क्रिस्टल, और इन पानी के मॉलिक्यूल के अंदर कौन फंसा पड़ा है, कौन है अंदर, मेथेन। इसका नाम क्या है, मेथेन हाइड्रेट। इसको समंदर के अंदर से निकालते हैं और वो आसानी से बर्न होना शुरू करता है। चाइना ने इस पर काफी ज्यादा भी रिसर्च करने की कोशिश की है। इसको बर्निंग आइस भी कहा जाता है, ठीक है, मेथेन हाइड्रेट को बर्निंग आइस भी कहा जाता है, और इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किए जाने की संभावना बन रही है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड, ये 4 गैसें दी गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ
क्रॉप या बायोमास। तो जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉप में पराली जलाना, नॉर्मली सर्दियों के टाइम में तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ जाता है और ये कहा जाता है कि भाई पराली जलाने से, स्टबल बर्निंग की वजह से जो है ये पॉल्यूशन हो रहा है। और चाहे क्रॉप या बायोमास, ठीक है, किसी भी तरह की फसल को जलाने से या बायोमास किसी भी तरह का जैव अवशेष जलाने से क्या इनमें से कौन कौन सी गैसेज रिलीज होती है। तो ये याद करने की चीज है। तो 4 गैसें दी रखी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ये चारों की चारों गैसेज किसी भी तरह की क्रॉप या बायोमास रेसिड्यू को बर्न करने से वहां से रिलीज होती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफ्यूरेन, मिथाइल पैराथियोन, फोरेट एंड ट्राइजोफॉस इज viewed as apprehension these chemicals are used for। भारत में इन 4 केमिकल्स का इस्तेमाल कैसे देखा जाता है? आशंका से देखा जाता है ये रसायन किस रूप से इस्तेमाल किए जाए। ये भी चीज आपको याद करने वाली चीज है। और इसमें से एक का तो नाम बड़ा फेमस रहता है जिसका नाम है मिथाइल पैराथियोन, ठीक है। और इनका प्रयोग किया जाता है एज अ पेस्टिसाइड, ठीक है। किसकी तरह करते हैं? पेस्टिसाइड की तरह। कार्बोफ्यूरेन, फोरेट, ट्राइजोफॉस और मिथाइल पैराथियोन, इनका प्रयोग जो है कृषि में पीड़कनाशी या कीटनाशी के तौर पे किया जाता है। प्रिजर्वेटिव की तरह जहर होता है, बहुत तीखा जहर होता है, तो प्रिजर्वेटिव की तरह तो यूज नहीं करेंगे, ना फल पकाने में यूज करेंगे, ना कॉस्मेटिक के तौर पे यूज करेंगे। और इसमें से खासकर मैंने आपसे बताया मिथाइल पैराथियोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतना ज्यादा जहरीला होता है कि अगर आपने फसल पे स्प्रे कर दिया इसको और इसको सांस लेने के जरिए, सांस के जरिए आपकी बॉडी के अंदर पहुंच गया तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, इतना ज्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है मिथाइल। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में इसके मिथाइल पैराथियोन पे पूरे वर्ल्ड में बैन लगा हुआ है। कोई भी देश इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करता, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। एक कन्वेंशन हुआ था जिसका नाम है रॉटरडैम कन्वेंशन, ठीक है, रॉटरडैम। और रॉटरडैम कन्वेंशन के तहत जो है मिथाइल पैराथियोन पे पूरे वर्ल्ड में बैन लगा हुआ है, ठीक है। एक ऐसा कन्वेंशन था, ये ऐसा, इस कन्वेंशन में जहरीले पदार्थ और रसायनों के ऊपर प्रतिबंध स्थापित करने या उनके जो हैंडलिंग है उसके ऊपर उससे संबंधित ये कन्वेंशन रहा है, ठीक है। तो याद करिएगा मिथाइल पैराथियोन रॉटरडैम कन्वेंशन के तहत बैन है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में भी इसको बैन किया गया है, ठीक है। और ये सारी के सारी चीजें कैसी, दीज आर पीड़कनाशी और इन इंग्लिश इट इज नोन एज पेस्टिसाइड, इन्हें पेस्टिसाइड के तौर पे यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर द रामसर कन्वेंशन it is mandatory on the part of the government of India to protect and conserve all the wetlands in the territory of India। तो रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत में के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना, संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है, ठीक है। ये क्या है? दैट इज मैंडेटरी है। तो भाई ऐसा है कि रामसर कन्वेंशन के तहत ये मैंडेटरी नहीं है कि जो साइट्स रामसर साइट्स घोषित की जाती है उनको, उनका प्रिजर्वेशन वगैरह करना भारत सरकार के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर कोई वेटलैंड है और उसको रामसर कन्वेंशन के अंदर रामसर साइट घोषित नहीं किया गया तो वो उसके लिए बेसिकली मैंडेटरी, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए मैंडेटरी नहीं है सारी की सारी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा है द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 वर फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन या रामसर सम्मेलन ईरान में हुआ था और ये आर्द्र भूमियों या वेटलैंड से संबंधित कन्वेंशन था। और इसी कन्वेंशन के आधार पर भारत सरकार ने आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 का निर्माण किया। तो ये जो ऑप्शन है दैट इज स्टेटमेंट नंबर 2, दैट इज राइट। थर्ड वन इज सेइंग दैट द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 और 2010 also encompass the drainage area or catchment region of wetlands as determined by authority। तो आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अपवाह क्षेत्र या जलग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं। तो देखिए अपवाह क्षेत्र यानी ड्रेनेज एरिया जहां से पानी बहकर जाएगा और कैचमेंट एरिया जहां से पानी जो है कैच होकर उस वेटलैंड में पहुंचेगा, तो क्या उसको भी ये निर्धारित या डिटरमाइन करते हैं? तो जवाब है जी हाँ, इसको भी डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। पहला जो आपका स्टेटमेंट है वो गलत है, बाकी के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का दैट इज 2 and 3 ओनली, केवल 2 और 3 यही दोनों सही है। पहला जो है वो सही नहीं कि सारी की सारी जितनी भी आर्द्र भूमियां है वो रामसर कन्वेंशन के अंदर मैंडेटरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एग्रीकल्चरल सॉइल रिलीजेस नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको NOx कहते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, इस तरह की गैसेस को इन्वायरमेंट। तो जो कृषि की भूमि है, मृदाएं हैं, वो पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। दूसरा, कैटल रिलीजेस अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट, तो मवेशी जो है वो पर्यावरण में, वातावरण में अमोनिया मुक्त करते हैं। क्या ये बात सही है? पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव कंपाउंड इनटू नाइट्रोजन एनवायरनमेंट, कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। तो देखिए इसका सवाल का जवाब क्या सही होगा। तो देखिए ऐसा है कि एग्रीकल्चरल सॉइल जो है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड मुक्त करती है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, जितनी भी एग्रीकल्चरल सॉइल है, मिट्टी है, उसमें जितने भी रसायन होते हैं, जितने भी तरह के खाद वगैरह होती है, वो विघटित होने के बाद, बैक्टीरिया के द्वारा विकसित होने के बाद, ये बेसिकली सॉइल से ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये जो है वो रिलीज होंगे। ठीक है, तो ये रही आपकी सॉइल, और सॉइल में पाए जाते हैं अलग अलग तरह के सॉइल बैक्टीरिया, जो अलग अलग तरह की जो नाइट्रोजन के मटेरियल हैं उनको नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के रूप में वायुमंडल में रिलीज करते हैं। सही है। दूसरी चीज है, कोई चीज, कोई व्यक्ति या कोई पशु या कोई पौधा क्या नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज करेगा या इस तरह की नाइट्रोजन जैसी, अमोनिया जैसी गैस रिलीज करेगी? तो अगर किसी भी चीज से निकल रहा है एक्सक्रीटा, मल पदार्थ, मल या मूत्र, ठीक है, तो मल या मूत्र जैसे पदार्थ अगर निकल रहे हैं तो इनका विघटन, खासकर मूत्र यानी कि यूरिन, और इसका विघटन जो है विशेष तरह के बैक्टीरिया होते हैं, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कहा जाता है, और मूत्र का विघटन करके वो कौन सी गैस निकालते हैं? दैट इज अमोनिया। जो पेशाब घर होते हैं या यूरिनल्स होते हैं, उनसे एक स्पेशल तरह की पेकुलर महक आती है, अलग तरह की महक होती है और बहुत ही तीखी गंध होती है। वो किस गैस की होती है? अमोनिया। क्योंकि जो यूरिनल्स होते हैं, यूरिनल्स में जो यूरिन होती है, यूरिन का विघटन करने से जो है वहां पे जो बैक्टीरिया होते हैं यूरिन को विघटन करके उसमें से कौन सी गैस रिलीज करते हैं? अमोनिया, जिसकी वजह से तीखी गंध आती है। ठीक है, तो कैटल रिलीज अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट, अब समझाने की जरूरत नहीं रहेगी कि हाँ कैटल से अमोनिया निकलेगी, और पोल्ट्री इंडस्ट्री से रिएक्टिव कंपाउंड के रूप में नाइट्रोजन निकलेंगे, तो ये भी निकलेंगे। ठीक है, उनका जो एक्सक्रीटा उससे निकलेगा। तो यह सी बात है, तीनों के तीनों ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों के तीनों आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है और किसके से संबंधित? द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू, क्या करने के लिए एम्पावर या सशक्त करता है भारत सरकार को? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ऑप्शन नंबर 1, स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट इज टॉट। तो यह पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता, ठीक है, आम जनों की सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण देता है। तो ये बात सही है। तो जी हाँ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है जन सुनवाई और जन सहभागिता को के लिए जो है यहाँ पर प्रोसीजर मेंटेन करता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, इट लेज डाउन द स्टैंडर्ड फॉर एमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो ये भी जो ऑप्शन है ये भी सही है कि यह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषक का एमिशन यानी कि उत्सर्जन और विसर्जन यानी कि डिस्चार्ज दोनों को कंट्रोल करने के लिए जो वेरियस सोर्सेज है उसके लिए स्टैंडर्ड्स या जो मानक है वो निर्धारित करता। तो दोनों के दोनों ही आपके स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो सही जवाब हो जाएगा बोथ 1 and 2, दोनों के दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एज पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। 4 स्टेटमेंट है, इसमें से कोई एक स्टेटमेंट कर सही होगा। तो चलो देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो वेस्ट जनरेटर हैज टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरी। तो अपशिष्ट उत्पादक को 5 अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग करना होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ऐसा कोई भी वहां पे ऐसा कोई भी कंडीशंस नहीं कि 5 अलग अलग कैटेगरीज को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अनुसार अलग अलग करने की जरूरत है। दूसरा ऑप्शन है, द रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप ओनली। यह नियम केवल अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों, अधिसूचित नगरों और सभी औद्योगिक नगरों पर ही लागू होंगे। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। द थर्ड one says the rules provide for exact and elaborate criteria for identification of site of landfill and waste
प्रोसेसिंग फैसिलिटी इन नियमों में अपशिष्ट भराव क्षेत्रों स्थलों और अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधित हैं। तो ये बेसिकली जो है ऐसी एरिया जहां पर कूड़े को भरा जा सके, लैंडफिल साइट्स होती हैं और या वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज होती हैं, उनको द रूल्स प्रोवाइड एग्जैक्ट एंड इलैबोरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन, और इन जगहों का की पहचान से संबंधित जो है वो इलैबोरेट क्राइटेरिया यहाँ ये रूल्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेटर दैट द वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव टू द अनदर, यानी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अगर वेस्ट प्रोडक्ट अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न हुए हैं तो उसे दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट में मूव नहीं किया। तो दो ऑप्शन बचते हैं और इन दोनों ऑप्शन में जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द राइट आंसर, एंड ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। तो ये जो रूल्स होते हैं, जो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 जो बेसिकली आपका है, ये क्या करता है, ये आपको लैंडफिल्स यानी कि कूड़ा के भराव वाले क्षेत्रों और वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज यानी कूड़े का निस्तारण करने वाली जो फैसिलिटीज है उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए ये इलाबरेट क्राइटेरिया उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन इन सब में सही है। ठीक है, तो ये था आपका अंतिम सवाल और इसी के साथ जो है ये यूपीएससी 2019 का एनवायरमेंट इकोलॉजी का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।